हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार। मूल अधिकार की संकल्पना हमारे संविधान में ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन विश्व इतिहास को जब हम लोग टटोलते हैं तो देखा जाता है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड के एक राजा थे। उनके द्वारा जो है व्यक्ति को जो है उस वहाँ के प्रजा को जो है उसे एक अधिकार दिया गया था। राजा जॉन करके वो राजा थे 1215 ईस्वी में लगभग जो है। तो ये जो राजा जो घोषणा करता है, जिस पत्र को पढ़ता है उस घोषणा के द्वारा, उस पत्र को वहाँ का जो जनता था उसे मैग्ना कार्टा कहा था। इसलिए भारतीय संविधान के जो भाग 3 है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है मूल अधिकार का। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो है आपका ये मूल अधिकार मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण का मतलब होता है सभी तरीके, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके से जो है इसका विकास सुनिश्चित करता है। इसलिए इसे मूल अधिकार कहा जाता है और ये सरकार और राज्य के विरुद्ध होता है। व्यक्ति इसमें जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। आइए, तो इसमें जो है 6 प्रकार का अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें 12 से लेकर 18 तक आपका हो जाएगा समता या समानता का अधिकार। उसके बाद 14 से 18, उसके बाद 19 से लेकर 22 तक हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और 29-30 हो जाएगा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 12 दिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा का अर्थ होता है कि सरकार, राज्य का अर्थ 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो जैसे हम लोग कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश राज्य, झारखंड राज्य, तमिलनाडु राज्य, बिहार राज्य, ये राज्य हो गया। जबकि हम पूरे सम्मिलित पूरे देश को भी हम राज्य बोल सकते हैं। और उसके अंतर्गत संसद आता है, राज्य का विधानमंडल और सभी स्थानीय और अन्य पदाधिकारी, यानी सरकार से जो भी जुड़कर काम कर रहा है सब राज्य के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13, इसके अंतर्गत विधि की परिभाषा दिया गया है। विधि अर्थात कानून, जो मूल अधिकार से संबंधित जो कानून है, और मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून जो भी होगा वो शून्य हो जाएगा। कहना चाहता है कि जैसे सरकार कभी कभी, ये क्या होता है कि कभी कभी तानाशाह बन जाता है कोई भी सरकार। तो तानाशाह बनने के क्रम में वो ऐसा कानून बनाने लगता है कोई भी सरकार, जिससे व्यक्ति की एकता और अखंडता और देश का जो एकता और अखंडता, ये सब जो है अवरुद्ध होने लगता है, व्यक्ति का विकास रुक जाता है। तो सरकार, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 में कि सरकार अगर कोई भी कानून ऐसा बनाता है जिससे मूल अधिकार का हनन होता है तो वो कानून शून्य माना जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, और यहाँ से समता और समानता का अधिकार शुरू हो जाता है। तो विधि के समक्ष समता, विधि के साथ ब्रिटिश संकल्पना, तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, 2 बातें होती है। दोनों का जो है सुनने में अर्थ एक लगता है, लेकिन सुनने में शब्द एक लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग है। कि विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कि विधि के समक्ष जो है सभी व्यक्ति जो है समान है, और यानी किसी भी को भी जो है विधि के द्वारा जो है कानून के नज़दीक भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका का संकल्पना है। विधियों के समान संरक्षण का अर्थ होता है कि कानून को जो है संरक्षित किया जाए, यानी
कानून जिस प्रकार से उसकी प्रकृति होनी चाहिए उस प्रकार से सभी पर लागू किया जाए, ये समान संरक्षण है। अब है ये दोनों का उद्देश्य कानून की सर्वोच्चता स्थापित करना है, ये तो बिल्कुल। उसके बाद है अनुच्छेद 15, इसमें देखिए तो अनुच्छेद 15 के द्वारा क्या कहता है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सरकार कभी भी कोई भी काम में धर्म नहीं देखेगा कि ईसाई धर्म है कि हिंदू धर्म है कि मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, ये नहीं देखेगा। मूल नहीं देखेगा किस वंश का है, हाँ, लाहौर, सिसोदिया, ये क्या कहते हैं, चाहे जो भी हो, मुगल हो या किसी भी वंश को नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद जाति नहीं देखा जा सकता है, लिंग नहीं, मतलब स्त्री है कि पुरुष है, जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर भेदभाव करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो अनुच्छेद 15 ये कहता है। उसके बाद लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है बाद में, जैसे 0 से 6 वर्ष, 0 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। ये अनुच्छेद 21 के ए में भी दिया गया है, जगह जगह इसका वर्णन है, 45 में भी है अनुच्छेद। तो इसमें जो है ये इसलिए कहा गया है कि बच्चा का विकास के लिए किया गया, तो ये अगर तो ये भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद महिलाओं को जो है बहुत से जगह पर छूट दी जाती है, तो ये भेदभाव नहीं है, ये सब अपवाद है। SC ST जो है इसको उभारने की कोशिश किया जा रहा है, ऊपर करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये सब भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के द्वारा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब सरकारी नौकरी के समय जो है ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति कोई भी जो है सरकार जो भेदभाव करे। तो इसलिए केवल धर्म, मूलवंश, धर्म के आधार पर जो है कोई भी सरकार भेदभाव नहीं करेगा, मूलवंश के आधार पर नहीं करेगा, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव सरकार नहीं करेगा। उसके बाद हालांकि महिलाओं और SC ST, फिर वही बात है कि हालांकि महिलाओं और SC ST और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ये अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 17 ये छुआछूत का अंत करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत करता है, व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, यह प्रावधान लागू होता है। कहने का मतलब है कि इससे पहले जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी सरकार के विरुद्ध होगा हमेशा, लेकिन छुआछूत ऐसा अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 17, जिसमें जो है ये आप व्यक्ति के विरुद्ध भी आप न्यायालय में जा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ छुआछूत करता है, कोई आपको नीच समझता है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 17 छुआछूत है क्या, ये हम सब परिचित हैं कि किसी को भी जो है जिस प्रकार पहले के प्राचीन काल में देखा जाता है और उत्तर वैदिक काल में खास करके, कि उस समय जो है मलेच्छ कहा जाता था। उसके बाद शूद्र को जो है नीच समझा जाता था, शूद्र को गांव में रहने की इजाज़त नहीं थी, गांव से बाहर रहना पड़ता था। उसको गांव में अगर प्रवेश अगर होता भी था तो उसके गले में जो है घंटी बना रहता था। तो इस प्रकार से जो है शूद्रों के साथ किया जाता था, तो ये भेदभाव था, छुआछूत था, इसी को कह सकते हैं छुआछूत। लेकिन अब इसको जो है अनुच्छेद 17 के द्वारा इसको ख़त्म किया गया है, ये है अनुच्छेद 17। और उसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब कोई भी जो है खान जी, पठान जी, शेख जी, लाला जी, ये सब जो लगाते हैं, ये उपाधि जो है आप सरकार के द्वारा जो है मान्य नहीं होता है। कहने का मतलब बहुत से ऐसा ठाकुर जी हो गए, तो ये उपाधि जो पहले से चलते आ रहा था, कोई राजवंश का हो गया, कोई खानदान अपना उपाधि लगाता था, तो ये सब सरकार के द्वारा लागू नहीं, और इस पर जो है प्रतिबंध लगा रहा है अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी से कोई भी उपाधि, और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति विदेश से उपाधि नहीं ले सकता है, ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है। हाँ, केवल नोट में ये याद रखना है कि जैसे भारत रत्न और डॉक्टर हो गया और आर्मी, ये सब का जो उपाधि रहता है ये सब मान्य है। लेकिन इसके लिए भी सरकार का कहना है कि जैसे एक केस आया था, ये भारत रत्न जब की शुरुआत की गई थी,
उसमें जो है उस पर केस किया गया था। तो उसमें सरकार का कहना था कि कोई भी व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया जाएगा, वो हमेशा सभी जगह जो है वो अपने नाम में भारत रत्न लगाकर नहीं बोलेगा, ना ही लिखेगा कहीं पर। इस बात को माना गया है। तो ये है उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18। उसके बाद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 यह है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। भारतीय संविधान में तो 7 प्रकार के थे, एक को हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको जो है ये 300 क में रख दिया है। अब ये संवैधानिक नहीं है। तो अनुच्छेद 19 के ABCDEFG करके जो है 7 प्रकार का था, अभी 6 प्रकार का है। तो अनुच्छेद 19 के ए में कहता है कि ए का मतलब होता है बोलने का अधिकार। जैसे विचार एवं व्यक्ति, विचार आप अपना प्रकट कीजिए, अभिव्यक्ति जो आपके अंदर है, आप अपने अंदर से जो है आत्मा में आपके क्या हैं वो सब आप कहीं पर भी जो है बोल सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हैं, इसको कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति हो गया, यानी आप किसी भी तरीके से अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बोल कर, कहीं पर लिख कर, छाप कर, चित्रकारी के द्वारा आप अपना बात को जो है कहीं पर रख सकते हैं। ये हो गया विचार अभिव्यक्ति। दूसरा अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्ण बिना हथियार। शांतिपूर्ण यानी अगर आपको कहीं पर जो है आपका बात नहीं माना जा रहा है तो आप अपना शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं और सभा करने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन बिना हथियार के। उसके बाद है अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, आप अपना संघ बना सकते हैं, संगठन जो भी हो आप अपना जो है बना सकते हैं। ये सी अनुच्छेद सी। उसके बाद है अनुच्छेद डी का मतलब है अनुच्छेद देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अपना भारत के सीमा के अंदर जो है आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। यह है अनुच्छेद डी, देश के अंदर, सीमा के अंदर। उसके बाद अनुच्छेद ई में जो है ये देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, इसमें भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये अनुच्छेद 19 के ई में कहा गया है। उसके बाद एफ को जो है हटा दिया गया है, इसमें संपत्ति का अधिकार वाला सिस्टम था, संपत्ति के अधिकार को इसको हटा दिया है। उसके बाद होता है जी, अनुच्छेद 19 के जी, इसमें कोई भी व्यापार एवं जीविका चलना। जी मतलब है आपका ग्रोथ कर सकते हैं देश के अंतर्गत, कहीं भी जो है आप ग्रोथ का मतलब व्यापार और वाणिज्य आप कर सकते हैं। तो एक बार और देखा जाए अनुच्छेद 19 के ए में ए बोलने की आज़ादी, बी बैठने की आज़ादी, सी संघ बनाने की आज़ादी, डी घूमने की आज़ादी, ई एस्टेब्लिश यानी स्थापना, कहीं पर भी अस्थायी रूप से बसने की आज़ादी, एफ फॉल्स हो गया संपत्ति का अधिकार। उसके बाद जी ग्रोथ, व्यापार वाणिज्य कीजिए देश के अंदर कहीं भी और ग्रोथ कीजिए। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिक जोड़कर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 कहता है कि ये अनुच्छेद 20 जो है ये इसमें जो है आपको अनुच्छेद 20 में एक अपराध से संबंधित है, यानी कोई भी अपराध के लिए जो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रकार के जो है अनुच्छेद दिया गया है, जिसमें 3 प्रकार का प्रावधान है। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जा सकती है अनुच्छेद 20 में। उसके बाद विद्यमान कानून के अनुसार, यानी जो उस समय कानून हो उसी के अनुसार जो है सजा दी जाएगी, और उसके जो है ये नहीं है कि 10 साल पहले का कानून हो या 10 साल बाद बनने वाला हो उसके आधार पर सजा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है ये। उसके बाद किसी को भी अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो 3 बातें हैं अनुच्छेद 20 में। ये अपराधों दोष सिद्धि के लिए संरक्षण है,
अपराधी के लिए है अनुच्छेद 20, सीधा कहिए। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दिया जाएगा। दूसरा बात है विद्यमान, यानी जो उस समय वर्तमान कानून है उसी के अनुसार सजा दिया जाएगा। और तीसरी बात जो है, किसी को भी अपने विरुद्ध ज़बरदस्ती आप गवाही नहीं दिलवा सकते हैं या कोई भी गलती को कबूलवा नहीं सकते हैं ज़बरदस्ती। ये 3 बातें हैं अनुच्छेद 20। उसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 कहिए तो ये भारतीय संविधान का जो है प्राण है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, इसमें 21 के ए जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में और से बहुत से बातें हैं जिसमें ये आपको स्वयं के लिए स्वतंत्र बनाता है, खुद की स्वतंत्रता दिलाता है ये अनुच्छेद 21। इसमें खास करके जैसे आपको जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार। उसके बाद प्रतिष्ठा का अधिकार है आपका, आप विदेश घूम सकते हैं, ये आपका अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो इस प्रकार से आपका ये तो पर्सनल अधिकार इसमें बहुत दिया है, जैसे पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए, ये अधिकार है। अगर नहीं है तो आप कहीं पर भी किसी के लिए भी जो है आप न्यायालय जा सकते हैं, चाहे वो सामने सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, पर्यावरण को अगर दूषित कर रहा है तो। ये सब अनुच्छेद 21 में दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद है अनुच्छेद 22 में जो है 22 के द्वारा जो है अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये इसमें भी समझिए ये अपराधियों के लिए है ये अनुच्छेद 22। तो व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने के कारणों को जानने का अधिकार है। सबसे पहले कभी भी जैसे कोई अपराध हुआ, कोई घटना हुआ और थाने से जो है आपके स्थानीय थाना से पुलिस आया और आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आपको अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि मेरा क्या जुर्म है। नहीं बताता है तो आप न्यायालय जाइए, ये बिना पूछे हमको जो ये गिरफ्तार कर रहा है। तो ये हो गया व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने के कारणों को पूछने का अधिकार, ये अनुच्छेद 22 कहता है। दूसरी बात है अनुच्छेद 22 में ही अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार, यानी आपका मनमाना वकील आप चुन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है जो वकील चुनने से। ये हो गया आपका अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार। तीसरी बात है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना, यानी आपके आवागमन को छोड़कर। आवागमन का मतलब हो गया जैसे आपको आपके अपने ज़िले जाने में जो है आपको लग जाता है 1.5 घंटा आपके ज़िला तक जाने में, और मजिस्ट्रेट आपका ज़िला में बैठता है मान लिया जाए, तो ये आपको जो है 1.5 घंटा को छोड़कर उसको जो है काउंटिंग किया जाएगा मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में आपको कब गिरफ्तार किया है। तो 24 घंटा के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। तो अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तार करने के कारणों का पूछना। दूसरी बात है अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना। तो साथियों आज के लिए इतना ही साथ दें, जुड़े रहें और अपने भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखें। जय हिंद।